दोस्तों आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक वीडियो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है अपने ही चैनल पे। उस वीडियो में कहानी कुछ इस तरह से होती है कि एक लड़का और लड़की होता है और वो कपल दोनों एक होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद होटल में 23 की इसकी एंट्री होती है और 26 को लड़की का लाश मिलता है। लड़की के लाश मिलने के बाद कहानी ही कुछ अजीबो गरीब हो जाता है। लड़का वहाँ से भाग जाता है, लड़का का पता नहीं चलता है। अब इस पार्ट 2 में लड़का का पता चलता है और लड़का का पता चलने के बाद जो कहानी में इंटरेस्टिंग पार्ट है, पार्ट ये है कि सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद लड़का कहता है कि मैं कत्ल किया तो ज़रूर हूँ, लेकिन कत्ल क्यों किया हूँ उसकी राज मैं नहीं बताने वाला आपको। क्यों? क्योंकि वो राज कुछ पर्सनल है। अब इसी पर्सनल राज को हम जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों यह कहानी को आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो कहानी कुछ इस तरह से होती है कि 23 नवंबर के 12:30 बजे के आसपास दो कपल होटल में जाते हैं, होटल रॉयल लिविंग में, जो कि बेंगलोर के इंदिरा नगर इलाके में होता है। और वहाँ पे दोनों की एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद एक ही दिन की बुकिंग होती है और वो भी ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं वो। और बुकिंग कराने के बाद एक ही दिन की एंट्री होती है, लेकिन ये डेट डे बाय डे एक्सटेंड होते हुए 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26 चला जाता है। और 26 में जब नहीं कोई इनपुट आता है, रिसेप्शन से कॉल जाता है, रिसेप्शन से इनपुट जानकारी लेने की कोशिश की जाती है। लगभग वो वक्त होगा करीब 10-11 बजे के आसपास का वक्त होगा, लेकिन कोई इनपुट नहीं आने के बाद वहाँ वेटर को भेजा जाता है, हाउसकीपिंग के बंदों को भेजा जाता है कि जाइए और पता करके आइए कि क्यों नहीं लोग कोई रिस्पांस कर रहे हैं। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं, नॉक करते हैं, नॉक करने के बाद वहाँ पे कुछ रिस्पांस नहीं आता है। 1-2 बार नॉक होती है, नॉक होने के बाद दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही कहानी कुछ और निकलती है। कहानी इस तरह से होती है कि बहुत तेज़ बदबू आती है कमरे से, लेकिन जो जाता है वो सोचता है ठीक है बदबू आ रही है तो देखना तो पड़ेगा। और वो जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ चीज़ें लोगों को हक्का बक्का करने वाली थी। जो लोग वहाँ पहुँचे थे, जो व्यक्ति वहाँ पहुँचा था, वो देखते ही चिल्ला उठता है, चिल्ला करके वापस लोगों को बताता है कि वहाँ पे लड़की की लाश पड़ी है। और उस लड़की की लाश को लोग जा कर के देखते हैं, सीनियर पर्सन वहाँ जा कर के देखते हैं, और भी लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, तो देखते हैं लड़की की लाश है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस आती है, उसको कब्जे में लेती है। और लेने के बाद ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये मर्डर किया किसने। अब मर्डर तो हो चुका है, तो पता चलता है कि इस रूम में बस दो ही लोग थे, एक लड़की और एक लड़का, जो कि 23 के दोपहर के आसपास लगभग 12-12:30 बजे के आसपास उसकी एंट्री होती है। और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। जब उन लोग जानने की कोशिश करते हैं होटल वाले, तो वो नॉक करते हैं, पूरी स्टोरी बताते हैं वही जो मैंने आपको बताया। स्टोरी बताने के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरा को निकालती है, और कैमरा निकालने के बाद पता चलता है कि लगभग 8:19-20 के आसपास वो लड़का जो होटल से अकेले निकलता हुआ दिखाई देता है, और वो भी तेज़ी से निकलता है। वो उस चीज़ को जाहिर कर रहा था कि वहाँ से भागने के फिराक में था, और ऐसा ही होता है। और वो वहाँ से निकल जाता है। मुश्किलें बढ़ गई थी अब पुलिस के लिए। पुलिस सोचती है कि अब इसे पकड़ा भी जाए तो कैसे पकड़ा जाए, बंदा तो भाग गया है। 21 साल का लड़का जो आरफ होता है वो निकल जाता है, भाग जाता है। और पुलिस अब उसकी मोबाइल ऐप को ट्रेस करना शुरू करती है। तो ये पता चलता है कि लड़का जो है लगभग 8:30 बजे के आसपास जो है वो मोबाइल ऑन करता है, और मोबाइल ऑन करके एक ऐप से वो ओला बुक करता है और कैब लेकर के वो स्टेशन की ओर जाता है। स्टेशन की ओर जाने से तो ये क्लियर हो जाता है कि स्टेशन की ओर गया, लेकिन कहाँ गया ये नहीं क्लियर होता है। पुलिस जो है उसी पैरेलल में जो है ड्राइवर को कॉल करता है जिस ओला से वो गया था। ड्राइवर भी उसे बताता है जी हाँ मैंने पिक तो किया था और पिक करके ड्रॉप कर दिया, इसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। वहाँ से भी सुराग बंद हो जाती है। अब ये 26 का केस धीरे धीरे करते 28 चला जाता है। 2 दिन पुलिस पूरी एफर्ट लगाने की कोशिश करती है।
कोई भी पता नहीं चलता है। इसी दौरान पुलिस की 3 टीमें बनाई जाती हैं। 3 टीम अलग अलग दिशाओं में काम करना स्टार्ट कर देती है। एक टीम जो केरल की हो, क्योंकि उसका घर जो केरल था और केरल से ही उसकी कनेक्टिविटी जाने की हो सकती है, इस वजह से केरल की। और दूसरा जो है नॉर्थ कर्नाटक की ओर, और वो उस वजह से क्योंकि ये भी पता चल पाया था कि नॉर्थ कर्नाटक में कुछ फैमिली मेम्बर, कुछ रिलेटिव रहते हैं, तो हो सकता है लड़का उधर भाग सकता है। तीसरा, एक टीम को बनाया गया कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ट्रैक करोगे, फाइंड आउट करोगे, निकालोगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो सकता है एटीएम की हो सकते हैं, विड्रॉल कहाँ हो रही है, पैसे विड्रॉल कहाँ हो रहे हैं, मोबाइल हो सकता है, और भी सारी चीज़ें, इसको ट्रैक करना। 2 दिन के बाद भी इसी दौरान में 28 तारीख को वो जो है मोबाइल ऑन कर लेता है। अब जैसे ही मोबाइल ऑन होता है, उसकी ट्रेसिंग लगी हुई थी। सीडीआर निकालने के बाद, पूरी डिटेल निकालने के बाद पता चलता है वो खतरनाक तरीके से प्लानिंग होता है। प्लानिंग कुछ इस तरह से होती है कि पहले तो वो बेंगलोर से सीधा रायचूर की ओर जाता है, रायचूर से एमपी जाता है, एमपी से फिर यूपी आता है, यूपी से फिर एमपी, एमपी से फिर यूपी। मतलब ये माइंड उसका कुछ भी कर रहा है, या तो वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो खुद भी कंफ्यूज था कि करे तो क्या करे। कहानी इसी तरह से चल रही थी, लेकिन पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक कहीं टिक नहीं सकता। उसके पीछे का एक क्लू था कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, ना ही उसके अकाउंट में थे और ना ही उसके साथ। ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि अकाउंट में ना है, तो फिर साथ में रहना कैश में भी पॉसिबल कम थे। क्योंकि उसकी फैमिली मेम्बर से मिलने के बाद ये क्लैरिटी हो गई थी कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं। अब जब बनारस में लोकेशन फाइंड आउट हुआ था लास्ट वाला, तो उसके हिसाब से टीम पूरी एक्टिव हो जाती है और टीम को डाइवर्ट किया जाता है। जो भी अलग अलग टीमें काम कर रही थी बनारस की ओर, वाराणसी की ओर प्लान कर जाते हैं। प्लानिंग चेंज हो जाती है। इस प्लानिंग चेंज के दौरान ही वहाँ की लोकल टीम को, बनारस की लोकल टीम को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और वहाँ से भी अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फाइनली वहाँ से भी वो निकल जाता है और वो निकल करके सीधा वापस कर्नाटका की ओर आता है। अब हैरानी की बात तो और हो गई कि लगभग 3500 किलोमीटर ट्रेवल हुआ है। इस 2 से 3 दिन के अंदर वो 3500 किलोमीटर का ट्रेवल किया, और वो घूम फिर करके चारों ओर घूमने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद वापस वो कर्नाटक की ओर आ रहा है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन वो जो उसकी मोबाइल है प्रॉपरली ट्रैकिंग पे लगी हुई है। वो देखा जा रहा है कि वो वापस इधर की ओर ही आ रहा है, इधर ही कंटिन्यूअसली आता है, और फाइनली वो कर्नाटक के एयरपोर्ट के पास उसकी लोकेशन फाइंडिंग होती है। और कर्नाटक एयरपोर्ट के पास ही पुलिस पूरी तैनात थी और उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस को लगता है अब तो मामला बहुत क्लियर है, अब इसकी पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्टेबल है, पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई है। पुलिस जब पूछताछ में लगती है तो पता चलता है कुछ और ही है। पुलिस जानने की कोशिश करती है कि इसने मर्डर कैसे किया, और मर्डर करने के बाद 2 दिन तक वो अपनी लाश के साथ ही रहा। इसका मकसद क्या था? और तीसरा सवाल उसका बहुत इम्पोर्टेंट था, वो था कि आखिर मर्डर किया क्यों। लड़का जो है काफ़ी गरीब परिवार का होता है और बहुत मजबूरी और मुश्किलों से अपना जीवन यापन को थोड़ा स्टेबल करता है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि जो लड़का होता है, लड़का का पिता और माता के बीच जो है डाइवोर्स हो गया है। और ये डाइवोर्स बहुत पहले हुआ था, जब वो काफ़ी छोटा ही था। उसका लालन पालन भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। स्थिति गरीबी स्थिति होता है। दोनों के बीच डाइवोर्स होने के बाद माँ जो है कुछ दिन अपनी जीवन को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं चल पाती है। माँ दूसरी शादी कर लेती है। दूसरी शादी भी कुछ ही दिन चलता है, और कुछ दिन के बाद वो भी शादी विवादों में घिर जाता है और वहाँ से भी उसकी डाइवोर्स हो जाती है।
यहाँ तक तो चलो ठीक था। इसके बाद लगा कि अब चलो ठीक है, अब जो होना था हो गया, अब फिर से अपनी ज़िंदगी को पटरी पर कंटिन्यू करेगी फैमिली। लेकिन यहाँ भी स्थिति वही होती। माँ उसकी तीसरी शादी कर लेती है और तीसरी शादी के बाद जीवन कुछ दिन चलता है और जीवन चलने के बाद फिर से यहाँ विवाद का स्तर उसी हद तक पहुँच जाता है और यहाँ भी जो है तलाक हो जाता है दोनों के बीच। जब माँ की तीसरी शादी हो जाती है तो आरिफ कुछ हद तक बड़ा हो चुका था। अब यहाँ से स्थिति ऐसी हो जाती है कि आरिफ को लगता है कि अब माँ के साथ नहीं रहनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये था कि पिता भी उसको अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रख रहा था और साथ ही साथ अब माँ भी उसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख रही। फिर आरिफ डिसाइड करता है कि मुझे जो है दादाजी के पास चले जाना चाहिए। दादाजी, वही दादाजी जो पहले पिता के साथ। वो दादाजी के पास कांटेक्ट में जाता है और उसकी माँ भी उसको खुशी खुशी विदा कर देती है कि ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वहीं से पढ़ाई लिखाई शुरू होती है और पढ़ाई लिखाई चलता है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा भी नहीं था, वहीं से बीबीए कर रहा था। बीबीए का पेपर भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल ही हो गया था। इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी और ये लास्ट 2023 और 24 की ही लास्ट स्टेज की स्टोरी। मार्च 2024 में ये लोग दोनों, माया और आरिफ, मिलते हैं एक ऐप के थ्रू, बम्बल ऐप के थ्रू मिलते हैं। वो ऐप जो है जैसे शादी.com इस तरह का एक ऐप है जिसमें लोग शादी और रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे के टच में आए थे और आते हैं। तो उसी के ज़रिए इनका दोनों के बीच मिलते हैं। मिलने के बाद मैसेंजर से बात करते हैं, फिर फ़ोन पे कनेक्टिविटी होती है, दोस्त हो जाते हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद ये लोग जो है कोशिश करते हैं मिलने के लिए। अब मिले तो मिले कैसे? वो केरल में, ये बेंगलोर में। लड़की जो है बेंगलोर में अपनी सिस्टर और कज़न के साथ रहती थी और वो केरल में अपने दादाजी के साथ रहता था। माया जो है यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर भी है और साथ ही साथ जॉब भी कर रही है बेंगलोर में। वो पिछले 3 साल से बेंगलोर में रह रही है और असम की रहने वाली है। और वहाँ केरल से आए तो आए कैसे? अब माया ही जो है वो डिसाइड करती है और सजेस्ट करती है कि तुम जो है यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आकर के कुछ करो। और इसी दौरान जैसे खुद माया जो है एक स्टूडेंट काउंसलिंग का काम करती है, उसी तरह से एक स्टूडेंट काउंसलिंग इंटर्नशिप में उसको जॉब करवा देती है। लगभग 15,000 रुपये सैलरी होता है, पार्ट टाइम जॉब भी होता है। तो इस तरह से उसको जॉब भी मिल जाता है और वो यहाँ पे रहने लगता है। अब यहाँ पे रहने तो लगते हैं, रहने के दौरान में ही दोनों के बीच और प्यार गहरा हो जाता है। अब लड़का चाहता है कि लिविंग में रहें हम लोग, दोनों जो है लिविंग में रहें, लेकिन माया जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। अब वो एक्सेप्ट नहीं करती है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, यह क्लियर नहीं है, बट अमूमन ये अंदाज़ लगाया जाता है कि शायद वो अपनी सिस्टर और कज़न के साथ रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहती है, या फिर उसको लगता है कि लिविंग रिलेशन सेफ़ नहीं है। ये 2 पॉइंट एक मतलब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इस बात से वो ऐसा लगता है। तो फिर इन लोग दोनों जो हैं अब डिसाइड करते हैं कि ठीक है लिविंग में नहीं रहते हैं। इस विवाद में छोटी मोटी वाद विवाद भी होती है, लेकिन ठीक है नहीं है तो चलते हैं, एक बार मिलते हैं हम लोग। तो इसी दौरान में ये जो है ये लोग फर्स्ट टाइम जो है लिविंग में आए थे स्टे करने के लिए। अब स्टे तो कर लेते हैं, स्टे करने के बाद चीज़ें और डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट इस तरह से होती है कि आप समझ नहीं पाएंगे। 23 दिसंबर को वो एंट्री करते हैं और 23 दिसंबर के शाम में ही लगभग घंटे 2 घंटे के बाद इन लोग दोनों के बीच विवाद होता है। और विवाद कुछ इस हद तक होता है कि लड़का जो है आरिफ का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। और वो डाइवर्ट इस तरह से होता है कि उसने जो है ऑनलाइन ऐप के थ्रू, जिप्टो एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू उसने क्या मंगाया, एक रस्सी और एक चाकू मंगाया। और लगभग वो डिलीवर भी हो जाता है, घंटे 2 घंटे या 4 घंटे में वो डिलीवरी भी दे देता है। और ख़ुद
आरएफ जो है रिसेप्शन में जा कर के उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो अपने कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद इस कदर मारा है कि लगभग लगातार 10-12 चाकू वो माथे पे, सीने पे, जहाँ चाहा, जहाँ जहाँ लग सका और लग उसको मार दिया, उसको अटैक किया। अब जब लगा कि ये लड़की मर चुकी है, माया मर चुकी है, लड़की बेड पे, लड़का जो है बेड से नीचे घूमता है, टहलता है, बैठता है, सिगरेट पीता है। सिगरेट की एस्टर बहुत ज़्यादा थे जो कि पुलिस देखी थी। पुलिस को लगा था कि चाकू वो पहले कहीं लेके आया था, रस्सी उसने मंगवाई होगी, लेकिन जब वो खुद बताता है तब स्टोरी में क्लियर होता है कि ये जो है ऑनलाइन ऐप के थ्रू ही दोनों आइटम को बाय किया गया था। तो इससे तो एक बात क्लियर हो गई थी कि प्लानिंग जो है पहले से नहीं थे उसके माइंड में कि हाँ हमें जो है माया को मारना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि शायद ऐसा एजम्पशन, बट ऐसा हुआ नहीं था। सिनारियो और सिचुएशन यहाँ पे ही क्रिएट हुआ था, यहीं पे जो वो बना था ना, वो सिनारियो, वो जो स्थिति बनी थी, थोड़े वक्त का स्थिति जो बना था, वो स्थिति के कारण ही, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जलन हो, चाहे द्वेष हो, जिस तरह की भी बातें हों, चाहे उसके पास्ट में जो उसकी फैमिली, उसकी मम्मी के साथ जिस तरह से एक के बाद एक हुआ, इस तरह की कनेक्टिविटी हो सकती है, ये एजम्पशन है। अब क्या है कि उसको मार तो दिया, अब मारने के बाद वो पूरी 2 दिन तक 24 का पूरा दिन, 25 का पूरा दिन, रात 24 की रात, 25 की रात, 26 को 2 दिन तक वो लाश के साथ, सोचिए लाश पड़ी है और 2 दिन तक कमरे बंद है और अकेले पूरा 2 दिन तक बिताता है। एक तो साइको किलर होता है, ये साइको भी है, लेकिन लाश को देख देख कर वो खुद जिंदा है। सिगरेट पे सिगरेट फूका जाता है, सिगरेट पे सिगरेट फूका जाता है, धुआं धुआं होता है, मतलब हद तक जो है उसने सिगरेट पी। इवन ये भी पता चलता है उसने खाना भी नहीं मंगाया था, पिछले 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ सिगरेट पे जिए जा रहा था। तो उसने 2 दिन तक पूरी लाश के साथ बिताया। जब उसे लगा कि अब ये बदबू हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी और कोई ना कोई अब आएगा, साफ़ सफाई वाला, हाउसकीपिंग वाला आएगा, या कोई भी होटल का कोई भी व्यक्ति आया, तो हम पकड़े जाएंगे, ऑन द स्पॉट पकड़े जाएंगे। इसलिए वो वहाँ से निकलता है तो जो बैग लेकर के आया था वो बैग को यहीं छोड़ देता है। प्लानिंग इज़ दैट कि यदि बैग लेकर के जाएंगे तो रिसेप्शन में पकड़े जाएंगे। तो वो बिना बैग के ही लगभग 8:19-20 में वो निकलता है, जो कि सीसीटीवी में आप दिखता है। पुलिस को ये तो पता चल जाती है कि 2 दिन उसके साथ बिताया है उसने, और ऐसे ही बिताया है, धुआं उड़ा करके बिताया है। साथ ही साथ पुलिस को ये भी बताता है वो कि जब मैं यहाँ पहुँचा था तो माया के साथ अच्छे रिलेशन थे, सब कुछ अच्छे थे, चल रहे थे, बातें होती थी, बीच में मिलते जुलते भी थे, हाय हेलो होती थी, ऑफिस में मिलते थे, ये सब अच्छा खासा चल जाता। तो उसके घर की ओर भी जाते थे, जो कि मतलब जहाँ पे सिस्टर रहती थी। वहाँ पे जाने पे इसको एक चीज़ का थोड़ा सा मतलब इसको डिफरेंट लगता था। माया जो थी ओपन माइंडेड थी, वहाँ पे और भी कुछ आसाम के लोग वहाँ रहते थे। अब उस अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से बोलने, रहने और ओपनली मिलने, हाय हेलो करने का तरीका जो है ना, आरफ को कुछ सूट नहीं कर रहा था। कुछ इस तरह से सूट नहीं कर रहा था कि शायद ये बिहेव जो है, हम डेडिकेटली इसके लिए केरला से यहाँ आए हैं और वो मुझे थोड़ा वक्त कम देती है, जिस तरह से ओपनली लोगों से मिलती है उस तरह से हमारे साथ ओपनली नहीं है, प्यार मुझसे करती है। तो इस तरह की भी जलन भाव थोड़ा सा होता है, शक की नज़र उस पर थोड़ी सी सुई चली जाती है। लेकिन ये कोई फैक्ट और तथ्य नहीं है मारने का। पुलिस को इस चीज़ से क्लैरिटी नहीं हो रही थी, तो पुलिस पूछती है, अच्छा ठीक है, ये सब तो कहानी अच्छी है, लेकिन अब बताओ कि तूने मारा क्यों, तुमने माया को क्यों मारा। तो जवाब सुनेंगे ना, आप भी भौचक्के के रह जाएंगे। तो जवाब उसका होता है, साहब मैंने मारा, वो मैंने बता दिया,
आपने पकड़ लिया, वो भी आपने कर लिया। आप मुझे सज़ा देंगे, वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। सजाए कुछ भी हो, वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन सवाल जो है ये आपका, वो मैं बताऊँगा नहीं। ये जो सवाल आपका है कि आपने क्यों मारा, वो सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगी, पूरी दुनिया को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब इसके पीछे की राज क्या है? अब पुलिस हैरान परेशान। 28 को वो पकड़ा गया और ये लगभग 29 की पूरी स्टोरी है। लास्ट फ्राइडे की स्टोरी चल रही थी, लेकिन इसकी क्लैरिटी वो अभी तक नहीं दिया। पुलिस का अभी ये कहना है कि शायद अभी हमारे पास रिमांड की टाइम है, शायद हम इससे वो उगलवा के रहें, निकलवा लें कि वो उसने मारा क्यों, आखिर क्यों वो माया को इस कदर मारा है। और वो भी प्लानिंग के तहत नहीं मारा है, उसने एकाएक किया। वो छोटी सी चीज़ क्या लग गई। पुलिस जो अभी तक अपने अकॉर्डिंगली जो एक्टिविटी इसके साथ हुआ है, जो पूरी स्टोरी में उसने आइडेंटिफाई किया है, उसमें दो चीज़ें निकल के आ रही। एक तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड में जो हैपनिंग हुई है वो उसके माइंड को हिट किया है। दूसरी, उसको प्रेम भी हुआ लड़की से, और वही लड़की जो है किसी और के साथ बहुत ओपनली मिलती है, हाय हेलो करती है, और मेरे साथ उस क्लोजनेस के साथ नहीं मिल रहा है। सो उसका भी एक जलन या शक हो सकता है। अब इस तथ्य में कितना फैक्ट है वो तो तभी पता चल पाएगा जब आरफ खुद अपनी ज़ुबानी बोलेगा। तो हमें भी आशा है कि वो पूरी कहानी निकल के आए। यदि निकल के आती है तो पूरा मेरा कोशिश रहेगा कि आप तक लाऊंगा, लेकिन अभी तक की स्थिति यही बनी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे हम लोग नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।